आप सभी सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सभी सुन पा रहे हैं? यस मैम, यस यस मैम। बिल्कुल मैम। यस मैम। गुड मैम। गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। कितने लोग हैं लगभग? 47 अभी में। ओके ओके, चलिए 7 स्टार्ट लोग। करें। ओके, यस स्टार्ट मैम, करें। यस यस मैम। देखिए, ओके, तो आपको सबसे पहले ये जानना है, ये आपका यूनिट है जीवन की प्रक्रियाएं, है ना। और इसमें अभी तक आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं। एक तो हो गया है पोषण और दूसरा हो गया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे के अभी 4-5 टॉपिक और बचे हैं, तो उनमें से आज का कुछ अध्ययन करेंगे और 1 या 2 बाकी बचेगा, तो उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक आपके ये 3 हैं, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और संवेदनशीलता, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन और सेंसिटिविटी। ठीक है, आप लोग ना इंग्लिश में भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो श्वसन है वो क्या है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऑक्सीडेटिव है, सीधा सा है कि ऑक्सीकरण होता है जिसमें, तो श्वसन जीवों की जीवित कोशिकाओं में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है और बाद में ऊर्जा निकलती है जो कि एटीपी के रूप में। हेलो। पंकज, राजेश, प्लीज आप म्यूट करिए। यस मैम। हाँ मैम, म्यूट। आपके साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, क्लियर आ रहा है, साउंड तो क्लियर है। हाँ, तो ये जानना है कि श्वसन क्या है। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो पोषण के समय जो भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में है या मान लो और किसी रूप में बना है, उसका विघटन होता है। विघटन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, साथ में कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है ना, जो कि बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। एटीपी के रूप में संचित हो जाती है ना। और जो ऊर्जा निकलती है, टोटल ऊर्जा, एक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, अणु, उसमें से जो ऊर्जा निकलती है 686 किलो कैलोरी के आसपास होती है। मतलब एक ग्लूकोज के अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसे शरीर, मतलब शरीर का जो कोशिका होती है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह एटीपी के रूप में संचित कर लेता है और जिसे समय समय पर आवश्यकता अनुसार एडीपी या एटीपी में कन्वर्ट करके यूज करता है ना। क्लियर हुआ? आप सुन पा रहे हैं? मैम दोबारा बता दीजिए। यस मैम। देखिए, श्वसन, आप इसको ऐसे समझिए कि जो श्वसन है वो पोषण का, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, श्वसन प्रकाश संश्लेषण का बिल्कुल विपरीत क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो भोजन बनता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बनती है, वो तो बन गई, और प्रकाश संश्लेषण में तो वो बन गई, बनने के बाद बॉडी में है वो। लेकिन जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप काम कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो विघटित होता है दोबारा से। प्रकाश संश्लेषण में तो आपने ये देखा था कि जो CO2 है और जो जल है, उसका उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, मतलब ग्लूकोज बनता है। जबकि श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज बन चुका है वो दोबारा से टूटता है कार्बोहाइड्रेट में, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस मैम। हाँ हाँ, ये फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल अपोजिट है। यस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको ये भी जानना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो सेमी ऑटोनोमस अंग होता है, अंगक है, मतलब अर्ध स्वायत्त
अंगक है कोशिका का, जिसमें स्वयं विभाजन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका में ऐसे दो ही अंगक होते हैं जिनमें स्वयं विभाजन की क्षमता होती है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सीधा सा है कि ये दोनों जो अंगक होते हैं वो कोशिका के बाहर भी जीवित रह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दो सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त अंगक कौन कौन से हैं, तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। मतलब केंद्रक, एक तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जा रहा है, दूसरा ये दोनों जो अंगक हैं इनमें भी डीएनए पाया जा रहा है, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त अंगक भी कहते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज आप इसे। ओके। मैम ये एटीपी क्या होता है? एटीपी ऊर्जा के बंडल होते हैं, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, है ना। ऊर्जा के? हाँ, पैकेट है, बंडल है, जहाँ पे इनको इस फॉर्म में रखा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी फॉस्फेट, तो इसका मैम फुल नेम है? हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ऊर्जा के बंडल हैं, है ना, मतलब इस फॉर्म में इसको रखते हैं, मतलब ऊर्जा की मंडल है। हाँ। चलिए, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से दो झिल्लियों से घिरी हुई एक आंतरिक एक संरचना है ना। दो झिल्लियां पाई जाती हैं, एक बाहर की है, दूसरी अंदर की है। बाहर की तो सेम ऐसे ही रहती है, बट जो अंदर वाली मतलब आंतरिक झिल्ली है वो आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर में, सॉरी ब्लू कलर में, वो फोल्ड हो रही है बार बार। बाहरी झिल्ली ऐसे ही रहती है, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है, मतलब वलन बनाती है। दिख रहा है? जो आपको ब्लू कलर का पार्ट Yes, दिख रहा है ना पूरा, हाँ, यही क्या है, फोल्ड है। जो आंतरिक झिल्ली है ना वो फोल्ड होके ऐसी कुछ संरचनाएं बना रही है ना। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको दिख रहा होगा F1 कण, यहाँ एक लिखा हुआ है, कण लिखा हुआ है ना, येलो कलर के आपको कुछ कण दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। हाँ, वही होते हैं F1 पार्टिकल, है ना, जिनमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। बाकी का जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें दो भाग हो गए, एक तो हो गया यही F1 कण या क्रिस्टी। क्रिस्टी का मतलब होता है जो ये फोल्ड हो रहा है ना अंदर की ओर, सारी संरचना ये क्रिस्टी कहलाती हैं। और जो एक लिखा हुआ है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसका मतलब होता है बीच बीच में कुछ खाली स्थान है, उनको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। अवकाश का मतलब होता है स्पेस, है ना। दूसरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है इसमें जो तरल पदार्थ भरा है वो कहलाता है मैट्रिक्स। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य होता है ना, सेम वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एक मैट्रिक्स भरा हुआ है, एक द्रव्य भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ना वो इसी के अंदर होती है। ये आपको बस थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, और एक वो क्रेब्स चक्र पढ़ना है, ये थोड़ा आगे बताएंगे डिटेल में। दूसरा राइबोसोम पाए जा रहे हैं, है ना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। जो राइबोसोम होते हैं उनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, सॉरी ऊर्जा का घर कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस कोशिका का ऊर्जा घर क्या होता है, पावर हाउस क्या है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और कोशिका का रसोई घर पूछा जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाए तो वो राइबोसोम है ना। और अगर कोशिका का मस्तिष्क पूछा जाए तो वो केंद्रक होता है। क्लियर हो रहा है? यस मैम। स्पीड ज्यादा तो नहीं है? साउंड क्लियर नहीं आ रही, बाकी सही है। साउंड आपको क्लियर नहीं आ रहा है या सबको ही नहीं आ रहा है? मैम यहाँ तो आ रहा है क्लियर। अच्छा, क्लियर आ नेटवर्क रहा प्रॉब्लम मैम। हो सकती है तो चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। थोड़ी सी रिपीट कर दीजिए जो बता रहे थे अभी, कोशिका का मस्तिष्क जो बता रहे थे अभी देखिए सवाल। अच्छा दो तीन अभी, चलिए हाँ, अभी आराम से थोड़ा स्लो बताते हैं, है ना। देखिए हाँ मैम, पहला तो मैम ये ये बनता डीपली है, एक्सप्लेन करिए हाँ सर। वो बता दें। क्या करें?
यही जो पॉइंट बताइए इसको फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। ओके, देखिए प्रथम क्वेश्चन तो ये है कि कोशिका का पावर हाउस क्या है। कोशिका का पावर हाउस या कहते हैं ऊर्जा घर, हाँ वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा है कोशिका का रसोई घर, मतलब किचन और द हाँ वो होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है कि प्रोटीन फैक्ट्री, वो है राइबोसोम, है ना। हाँ, और जो कोशिका का मस्तिष्क है, ब्रेन, वो कहलाता है केंद्रक। ठीक है, क्योंकि केंद्रक के द्वारा जो पूरी कोशिका होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आपको ये जानना है कि जो श्वसन है, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो, उनमें कितने प्रकार का है। तो दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है वायवीय, दूसरा होता है अवायवीय, एनारोबिक और एरोबिक। वायवीय का मतलब होता है एरोबिक और अवायवीय का मतलब होता है एनारोबिक। तो वायवीय का मतलब है, वायवीय श्वसन का सीधा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज होता है ना, मतलब श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, वो तो कहलाता है वायवीय श्वसन। और यह जो प्रक्रिया होती है वो नॉर्मली उच्च पौधे हों, उच्च जीव हों, उनमें होती है। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, तो इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, मतलब कंपलसरी नहीं है। हालांकि ये है कि अवायवीय श्वसन में जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वहां तक तो उसका यूज हो जाता है, बट उसके बाद वो उसके लिए कंपलसरी नहीं होता कि हाँ ऑक्सीजन हो तभी वो आगे क्रिया होगी, है ना। जो अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, इसी के माध्यम से फर्मेंटेशन होता है, जिसको कहते हैं शर्करा का किण्वन, जिसके माध्यम से अल्कोहल बनता है। क्लियर? अल्कोहल बनने की दोबारा प्रक्रिया, रिपीट हाँ करिए मैम। देखिए अवायवीय दोबारा श्वसन का रिपीट मतलब, करिए। हाँ आप इसको ऐसे समझिए, जो अवायवीय श्वसन है सेकंड वाला, है ना, वो निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, निम्न कोटि के आप समझ रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं या ऐसे कुछ हैं, परजीवी जो जीव होते हैं उनमें, कवक हैं उनमें। और क्या होता है कि इनके माध्यम से जो शर्करा है, ग्लूकोज, उसको एथिल अल्कोहल में तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कुछ मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। तो एक ग्लूकोज के अणु से एथिल अल्कोहल के दो बनते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके भी दो मॉलिक्यूल होते हैं, और जो ऊर्जा निकलती है वो लगभग 25 किलो कैलोरी के आसपास होती है, ऐसा मानते हैं। हालांकि एग्जैक्ट तो 21 से 28 तक है, लेकिन आप इसको 25 किलो कैलोरी ऊर्जा मान सकते हैं। अब हुआ क्लियर? यस। हाँ, तो देखिए वही है कि क्या क्या बनता है अवायवीय श्वसन में। तो एसिड जो बनते हैं वो अवायवीय श्वसन के माध्यम से बनते हैं। लैक्टिक एसिड हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, एसीटोन वगैरह है, मैथिल अल्कोहल है, मेथनॉल, है ना, ये सभी बनते हैं अवायवीय श्वसन के माध्यम से। और इसमें उपयोग होता है खमीर, जिसको कहते हैं ना, खमीर है, एसिटोबैक्टर है, मतलब कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया है, जीवाणु, जिनके माध्यम से शर्करा को एथिल अल्कोहल में, शराब में, है ना, मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। हाँ, तो अंतर बस एक लाइन का डिफरेंस है कि जो वायवीय है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, और जो अवायवीय है उसमें वो जरूरी नहीं है। और जो वायवीय श्वसन होता है वो उच्च जीवों में पाया जाता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है वो निम्न कोटि के उनके जो जीव होते हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट, हाँ, ये कहाँ लग गया, चलिए इसके बाद पहले ये देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ये अभी क्लियर हो गया था। इनकी ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको आप इनको लेंदी आपको नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि ये क्या है।
है ना, मतलब इसका बस बेसिक नॉलेज है, वही आपको जानना है कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। 2 चरण में पूरा होता है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है फर्मेंटेशन, है ना। जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे, है ना। पाथवे का मतलब होता है पथ। एम्बडेन, मेयरहॉफ, पार्सन, ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इसको खोजा था या रिसर्च किया था। इसके आधार पर इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। और जो यह क्रिया होती है वह साइटोप्लाज्म में होती है। और एनारोबिक में जो एटीपी बनते हैं वो 2 एटीपी बनते हैं, जबकि एरोबिक में लगभग 8 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद, है ना। हालांकि बनते तो 10 हैं, बट उसमें से 2 यूज हो जाते हैं, तो बाद में केवल 8 एटीपी ही बनते हैं, है ना। और एक एटीपी के द्वारा लगभग 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये पूछ लेता है कभी कभी कि एक एटीपी कितना ऊर्जा देता है, तो लगभग 7.3 किलो कैलोरी, लगभग 8 मान लीजिए, एग्जैक्ट तो 7.3 ही है। क्लियर? यस मैम, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायवीय श्वसन, है ना। तो सीधा है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, रिक्वायर होता है उसमें, और इसके 3 चरण है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन है, एनारोबिक में भी और एरोबिक में भी। ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि जो भी ग्लूकोज है या अदर कुछ है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, है ना। पायरुविक एसिड का मतलब होता है CH3COCOOH। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है CH3COCOOH। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एक बार पायरुविक, दोबारा रिपीट कर दीजिए मैम। फॉर्मूला, हाँ यस। हाँ, CH3COCOOH। ओके। एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। अब जो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये क्रिया यही रुक जाती है, और अगर मान लो ये क्रिया थोड़ा आगे जाएगी और ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो वो क्रेब्स साइकिल बनता है। और अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती या एनारोबिक वाला प्रोसेस है, तो वो किण्वन बनता है। अब क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद ये होता है कि जो पायरुविक एसिड है लगभग 8 चरणों में पूरा होने के बाद एक चक्र है पूरा क्रेब्स साइकिल, जो कि 8 स्टेप का होता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो 9 स्टेप की होती है। और उसमें ये होता है कि कैसे कैसे बीच बीच में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एटीपी जुड़ रहा है, एडीपी निकल रहा है। ये सभी होने के बाद जो पायरुविक एसिड होता है वो क्रेब्स साइकिल में आएगा, और जो क्रेब्स साइकिल होता है उसके जो अंत में बनता है ना, वो साइट्रिक एसिड है, या आप उसको ऐसे कह सकते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, क्योंकि ये चक्र है। और जो क्रेब्स साइकिल है, अगर एक चक्र में पूरा होता है तो उसमें 12 एटीपी बनते हैं, और अगर 2 चक्र होते हैं तो वो 24 एटीपी बनते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, 12, है ना। और अगर ये पूछते हैं कि संपूर्ण क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, तो वो होता है 24। हालांकि ये क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, जैसे स्टेप तो है 8, बट साइकिल 2 बार होता है, तो इसलिए ऑल ओवर जो एटीपी प्राप्त होते हैं वो 24 होते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि जो क्रेब्स साइकिल है उसमें कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, तो आपको कितना बताना है? 24। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया?
मैम ये 36 एटीपी जो है हाँ ये ओवरऑल है क्या कंप्लीट? हाँ, वो ऑल ओवर है, सभी तीनों जो प्रक्रियाएं हैं वो जुड़ के, यस मतलब पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा तो उसमें 38 या 36 एटीपी बनते हैं। ये डिपेंड करता मैम है एग्जैक्ट कि क्या होगा? 36 ही है और 38 भी है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कौन सा सबस्टेंस पूछा जा रहा है, ग्लूकोज है या और कुछ है यस है मैम, ना? ग्लूकोज की है जगह ना? पे क्या दूसरा भी ले सकते हैं? हाँ, स्टार्च का भी पूछ सकता है वो, और कुछ भी पूछ सकता है, फ्रक्टोज का है, स्टार्च तो का है, कैसे क्लियर या करेंगे मैम वो? तो कैसे हम डिफरेंट क्लियर करेंगे उसमें डिफरेंस? है ना? वैसे तो ये होता है कि नॉर्मली 38 को ज्यादा सुटेबल माना गया है, क्योंकि 24 इसमें होता है और 8 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन के होते हैं, यस है ना? और जो क्रैश साइकिल होता है ना, इसमें 2 चरण और होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जो पहला वाला है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, उसमें 2 एटीपी बनते हैं, और जो दूसरा वाला है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसमें 28 एटीपी बनते हैं। तो 30 ये हो यस गया, मैम है ना? और जो यस ग्लाइकोलाइसिस में आपको ये बताया था कि 8 एटीपी बनते हैं, है ना? यस तो कितना हो तो गया? 38 हो गया 30, हाँ 38 हो गया। 38 हाँ, यस क्लियर हुआ? चलिए ओके नेक्स्ट, आपको ये जानना है कि जो श्वसन की क्रिया और क्रियाविधि है वो कैसे पूरी होती है। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, श्वासोच्छ्वास इसका ये हिंदी है। हाँ, पहले इसी को जानते हैं, उसके बाद और कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ब्रीथिंग, जिसको लेते हैं जिसको कहते हैं श्वास लेना या श्वासोच्छ्वास। इसके अंतर्गत आपको बस ये जानना है कि जो जंतु हैं वो अपने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह क्रिया कहलाती है ब्रीथिंग। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, अर्थात CO2 और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहलाता है ब्रीथिंग। क्लियर? इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये इसमें 2 स्टेप हैं। एक होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना। जो सांस अंदर लेते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेशन, है ना? और यह क्रिया लगभग 2 सेकंड की होती है। ऑल ओवर अगर ये देखा जाए कि जो ब्रीथिंग की जो क्रिया है उसमें 5 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड सांस लेने के, 3 सेकंड सांस को बाहर निकालने में। तो जो इंस्पायरेशन है वो 2 सेकंड का है, और जो एक्सपायरेशन है, मतलब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, वो 3 सेकंड का है। तो ये पूछा जाता है ऑल ओवर कितना टाइम है? 5 सेकंड। मैम इसमें ऑक्सीजन वेरिएशन बताइए। कैसे? ऑक्सीजन का जो वेरिएशन है सांस लेने और छोड़ने में, हाँ, तो उसका परसेंटेज वेरिएशन क्या क्या होगा? वेरिएशन उसका ये होता है कि जो सांस लेते हैं, है ना, उसमें यस 21% ली जाती है, ठीक है? और जो बाहर निकाली जाती है उसमें 16% उसका अमाउंट रह जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 79% लिया जा रहा है और इतना ही निकाला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ली जा रही है, लेकिन जब वो बाहर निकल के आ रही है तो वो 4% हो रही है, ठीक है? यस इट्स मीन तो 17 क्या मतलब जो बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन 17 रहता है कि 16%? 16% होता है, यस मैम ओके और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 4% होती है। उसका लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि जो सांस बाहर निकाली जा रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। निकल तो सभी रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का रिप्लेस हो जाता है।
हाँ उसका कम हो गया है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे कि गया। मैम हाँ यस मैम, कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट हो मैम गया जैसे इसका कि मतलब। ऑक्सीजन के साथ साथ तो अदर भी गैस भी क्यों जाते होंगे? हाँ बिल्कुल, ऑर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, हेलो। और भी आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, क्लियर है मैम, क्लियर। हाँ और भी आ रहे हैं, बट उनका यूज नहीं हो रहा है, तो वो जितना लिया जा रहा है उतना निकाला भी जा रहा है। जैसे उनका मैम जैसे कि amount- हम ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता, ऑक्सीजन की हम्म आवश्यकता है तो ऑक्सीजन तो जाता ही है श्वसन की क्रिया में। हम्म। तो उसके साथ साथ तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी है, तो वो भी तो नाक के द्वारा तो जाता ही होगा मैम श्वसन की क्रिया में। बिल्कुल जा रहा है, लेकिन उसका अमाउंट कम जा रहा है ना, 0.03% ही जा रही है बॉडी अच्छा में, मतलब है ना। वो हाँ बॉडी में जा इतना रहा ही है, जा रहा है। इतना ही जा हाँ। रहा है, उसके साथ और भी जा रहा है, हल्का सा जलवाष्प भी जा रहा है, हीलियम भी जा रहा है, नियॉन भी जा रहा है, ऑर्गन भी जा रहा है, क्योंकि ये सारी गैसें भी वायुमंडल में उपस्थित हैं, लेकिन बाद में ये निकल के भी आ रही हैं क्योंकि इनका यूज नहीं हो रहा है। केवल वही ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, यूज हो रहा है हाँ हीमोग्लोबिन के साथ। हाँ हीमोग्लोबिन के साथ, एक जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को जोड़ लेता है। वो एक इस चीज को आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, है ना, डिटेल में। जो ब्लड पड़ती है ओके ना, रक्त ओके मैम। परिसंचरण, हाँ तो उसके उसके में पढ़ाएंगे Yes, ma'am. डीपली। हाँ परिवहन के मैम, जो हमारे शरीर में परिवहन के इसमें यूज होता है इसका हाँ रक्त परिसंचरण या परिवहन। परिवहन। ओके हाँ मैम। क्योंकि शरीर के लिए जो ऑक्सीडेशन के लिए वो जरूरी है, ऑक्सीजन है, ऊर्जा बनेगा बाद में, वो एक लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले चलो Yes, दोबारा से ma'am. इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए ब्रीथिंग में आपको Yes. ये समझ आ गया होगा कि 2 चरणों में हो रही है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। 5 सेकंड की एक प्रोसेस है, 2 सेकंड सांस लेने में और 3 सेकंड सांस बाहर निकालने में। नेक्स्ट, गैसीय विनिमय। तो गैसीय विनिमय में ये होता है कि रुधिर द्वारा ऑक्सीजन को जो श्वसन अंग होते हैं ना, वहां से ऊतकों तक ले जाने में जो कुछ भी हो रहा है, ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाना और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, गैसीय संवहन कहलाता है। रुधिर द्वारा ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाना और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस श्वसनांगों तक लाना गैसीय संवहन या विनिमय कहलाता है। क्लियर? Yes, ma'am, clear है। देखिए ये प्रोसेस है एक ही, बट इसको छोटे छोटे चरणों में बांट दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है Yes, ma'am. गैसों का, Okay. हाँ गैसों का परिवहन, है ना। तो इसके अंतर्गत ये आता है कि जो ऑक्सीजन आ गई है शरीर में अंदर या ऊतकों तक, उसे कहाँ तक लेके जाना है? कोशिकाओं तक, है ना। अभी तक आपने ये जाना होगा कि जो ऊतक होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के। कोशिका के बने होते हैं। हाँ तो ऊतकों तक तो ऑक्सीजन आ गई है, अभी उसको कहाँ जाना है? कोशिका तक। तो जो कोशिका तक जा रहा है वही कहलाता है आंतरिक परिवहन या वही गैसीय परिवहन। ये दोनों स्टेप एक ही जैसे है। नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन। ये वाली जो प्रोसेस होती है यही मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्या है। तो ये है कि इसके अंतर्गत वे सभी अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। मतलब आपके अंदर जो खाना है या आप ये कहें आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में किस प्रकार टूट रहा है और जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, ये सारी क्रियाएं आती हैं कोशिकीय श्वसन में। और इसी के अंतर्गत आते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। क्लियर? जी मैम, क्लियर है। उससे पहले आप कुछ पॉइंट और जान लीजिए। एक तो ये कि जो श्वसन क्रिया होती है ना, उसमें हम लोग प्रति मिनट लगभग 200 ml ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। प्रति मिनट लगभग 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ,
और एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? 72 बार मैम। हार्ट बीट होता है अरे वो। मैम वो तो हार्ट बीट होता है, मतलब कि वो है शायद नहीं, यस मैम, हार्ट बीट, यस। सांस 17, लेने का 17 मतलब या है, 16, हाँ ऐसा मानते हैं कि 12 से 18 12 बार। या 18 Yes. 18 तक मैम। हाँ 12 बीच से में 18 से मतलब, बीच, हाँ हाँ बीच 17 का या जो है, 16 में, yes. हाँ लगभग इतना मान लीजिए। स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, स्वस्थ आजकल कोई नहीं है, Yes. तो हाँ लगभग मान लेते हैं कि 12 से 18 के बीच में है ना। और ये मैम बहुविकल्पी में आएगा, ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। क्यों आएगा, क्यों गलत हो जाएगा? क्यों गलत होगा? नहीं मैम आएगा। हार्ट बीट पे ही नहीं चला आएगा। जाता है वो। क्यों? नहीं, हार्ट बीट और सांस लेने में अंतर है। वो कंफ्यूजन हो जाती है मैम। ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलिए ये है आपके नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको जानना है कि जंतुओं के जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना, उनका जो श्वसन की क्रिया होती है या ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जो होता है वो कोशिका कला के द्वारा हो जाता है, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। जैसे अमीबा है तो अमीबा में बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? पेलिकल। पैरामीशियम है तो उसमें भी बाहर सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है ना। या मान लो आप इसको ऐसे समझिए, जो सूक्ष्म जलीय जीव हैं उनमें भी यही प्रक्रिया हो रही है कि उनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं पाया जाता श्वसन के लिए। बस इतना होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई है। मैम और जैसे केचुआ अचुआ भी तो है एक उसके। उसमें त्वचा के माध्यम से होता है। अच्छा त्वचा का हाँ हाँ त्वचा ही है, और आप उसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि वो क्या है, विसरण की ही प्रक्रिया है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो गया है तो वो बाहर निकल के जाएगी, और ऑक्सीजन का लेवल कम है तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी। देखो इसमें एक दो डायग्राम भी दिया हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, यस मैम, दिख रहा है। बॉडी वॉल दिख रहा है? यस। बॉडी वॉल। हाँ तो इसमें क्या किया जा रहा है, ये प्लेनेरिया का चित्र है। ये प्लेनेरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग का संका प्राणी है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि CO2 बाहर निकल के जा रही है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन अंदर आ रही है। तो क्या हो रहा है कि शरीर में CO2 का लेवल ज्यादा हो गया है और ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो वही विसरण वाली प्रक्रिया है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। यस। हाँ उच्च से निम्न की ओर जाना, तो वही हो रहा है। यस। हाँ नेक्स्ट है स्पंज, है ना। तो स्पंज पाए जाते हैं समुद्र में। स्पंज का मतलब होता है जो आप यूज करते हैं ना, स्याही सोख्ता बोलते हैं जिसको, पिलो में, गद्दों में यूज होता है ना स्पंज, वही वाला। तो हालांकि आजकल तो ये आर्टिफिशियल आते हैं, बट ये क्या है, जो स्पंज हैं उनका बाह्य कंकाल है। आपने उसमें उनमें ऐसे देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। और आपको इसको ऐसे समझना है कि देखिए ये आपको दिख रहा है स्पंज, ठीक है, दिख रहा है? यस दिख रहा है। यस मैम। हाँ तो ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। इनकी समुद्र बॉडी पर हाँ इनके शरीर पर बहुत सारे सूक्ष्म कांटे पाए जाते हैं और छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। जो कांटे होते हैं उनको कंटिकाएं कहते हैं, और जो छेद होते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं, है ना। आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ एपेक्स या अग्रभाग पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी जहाँ पे लिखा हुआ है आउटफ्लो। यस मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ तो क्या होता है, ऑस्टिया के माध्यम से जल की जो धारा होती है वो अंदर आती है, उसके साथ जो ऑक्सीजन आया है उसको ये ग्रहण कर लेते हैं, बाकी का बचा कुचा आउटफ्लो या जिसको कहते हैं ऑस्कुलम, उसके माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये लिखा हुआ है स्पंज में जो शरीर श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? ऑस्कुलम और ऑस्टिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। सीलेंट्रेटा में अभी बता दिया, प्लेनेरिया है, अभी आपने देखा था।
ये वाला प्लेन एरिया में क्या हो रहा है, शरीर की सतह के द्वारा ही श्वसन की क्रिया हो रही है। पंकज म्यूट करो। नेक्स्ट है एनिलिडा। तो एनिलिडा में आता है केचुआ, है ना। तो केचुए में क्या होता है, जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो होती है त्वचा के माध्यम से। और आपको एक और इसमें ना आपको दो चीजें और समझनी है। एक होता है ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, और दूसरी होती है शीत निष्क्रियता। कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन, और शीत निष्क्रियता का मतलब होता है हाइबरनेशन। होता क्या है, जब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है या जब भी ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, तो ये जो होते हैं केचुआ है, मेढक है, या पोलर बियर है ना, ये क्या करते हैं, जमीन में नीचे अंदर चले जाते हैं। ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब, मतलब वो ये करते हैं कि अपने बॉडी में बहुत सारा खाना स्टोरेज करेंगे और सोने के लिए चले जाते हैं। मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाते हैं, वो सो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए। तो अगर ये क्रिया गर्मियों में होती है तो वो ग्रीष्म निष्क्रियता है, एस्टिवेशन। और अगर यह क्रिया सर्दियों में होती है, जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, तो ये कहलाती है शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन। किस किस में पाई जाती है, केचुआ, मेढक, पोलर बियर। क्लियर नहीं हुआ? जी मैम क्लियर है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ऐसा संघ जिसमें कीड़े मकोड़ों को सम्मिलित किया गया है। टिड्डा है, मक्खी, मच्छर, है ना, ये सभी जो आते हैं वो आते हैं संघ आर्थ्रोपोडा में। और इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो श्वसन नलिकाओं के द्वारा होती है। आपने ऐसे देखा होगा कि जो चींटी होती है ना, या अदर कुछ है, उनकी बॉडी अगर दो भागों में डिवाइड हो जाए वो फिर भी जीवित रहते हैं। मान लो जो हेड है उसका वो अलग हो जाए और पीछे वाला जो भाग है एब्डोमेन वो अलग हो जाता है, फिर भी जो आगे वाला भाग है हेड वाला वो लगभग 8-10 दिन जीवित रह पाता है। कारण यही है कि उनके अंदर फेफड़ों के जैसी तो कोई संरचना नहीं पाई जा रही। तो क्या होता है कि जो उनका बॉडी जो डिवाइड बना हुआ है, पीछे वाला भाग है वो लगभग 8 भागों में बटा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि उनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, है ना, जिनको कहा जाता है स्पाइरिकल्स। अभी दिखाते हैं आपको। देखिए कैटरपिलर दिख रहा है आपको? यस। हाँ, तो क्या होता है कि इनकी जो बॉडी के जो भाग होते हैं ना, जहाँ पे लाइनिंग होती है वहां पे ही छोटे छोटे छेद पाए जा रहे हैं, जिनको स्पाइरिकल्स कह रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वातावरण की वो अंदर जा रही है और इसको यूज कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि ये लगभग काफी दिन जीवित रह पाते हैं। दूसरा आप इसमें भी देख लीजिए, स्पाइरिकल्स दिख रहा है आपको? यस मैम दिख रहा है स्पाइरिकल। हाँ, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए आप इसको ऐसे देखिए कि पीछे वाला जो भाग होता है ना कीड़ों का, एब्डोमेन कहलाता है, जो उदर भाग, उसमें आपने देखा होगा ऊपर लाइनिंग होती है, लगभग 8 या 9-10 के आसपास लाइनिंग पाई जा रही है। मक्खी वक्खी में भी देख लेना, उसमें भी है। तो उन दोनों लाइनों के बीच में, है ना, नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो वहीं पर छोटे छोटे छेद पाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। क्लियर? यस सर। यस क्लियर है मैम, दिख रहा है। हाँ, नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछलियां, है ना, और उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो गिल्स के माध्यम से होती है। गिल्स के माध्यम से ऐसे होती है कि जो गिल्स होते हैं वो हमेशा ही जल में डूबे हुए रहते हैं, और जैसे वो तैर के जाती हैं तो जल धारा का जो प्रवाह होता है वो उसमें आता रहता है, और उसी में से ऑक्सीजन अवशोषित की जाती है। उच्च जीव जैसे हम हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी हैं, तो इनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब
देखना ये है कि जैसे मान लो जो छोटे जीव हैं उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो विसरण के माध्यम से होती है, डिफ्यूजन, लेकिन उच्च जीवों में फेफड़ों के माध्यम से होती है। अगर उच्च जीवों में भी विसरण के माध्यम से प्रक्रिया होगी तो वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि शरीर बड़ा हो जाता है ना, और आप समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो जटिल संरचना बन जाती है, और जो ऑक्सीजन आएगी विसरण के माध्यम से वो बहुत देर में आ पाएगी। तो क्या होगा, शरीर की जो कोशिकाएं हैं बिना ऑक्सीजन के डेड होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि बेहोशी आ जाती है कभी कभी, तो उसका कारण क्या होता है कि जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो वही होता है। और अगर वो टाइम थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कोशिकाएं डेड होना शुरू हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट ये है, मनुष्य में जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो नाक आती है ना, और नाक में आपने ये देखा होगा अंदर की ओर जाने पर हेयर्स पाए जाते हैं, और उसके भी पीछे अगर आप जाओगे तो श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म का मतलब होता है कुछ चिपचिपा पदार्थ है। क्यों पाया जा रहा है हेयर्स और ये दोनों चीजें क्यों पाई जा रही हैं, क्योंकि जो बाहर से हम सांस ले रहे हैं उसके साथ धूल मिट्टी छोटे कण आ रहे हैं, मान लो कोई सूक्ष्म जीव भी आ रहा है, तो क्या होगा कि जो बालों वाली संरचना है उसमें वो अटक जाएंगे। और अगर मान लो फिर भी कुछ बचा रहता है तो जो पीछे की ओर जो श्लेष्म पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, वो उसको आप इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कर देता है, फिर वो जाता है माउथ में, है ना, और बाद में हम ऐसे होता है कि बाद में हम थूकते हैं या ऐसे कुछ करते हैं तो उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और अगर वो फिर भी जीवित रह जाता है तो फेफड़ों में जाने के बाद डस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से जो भी सूक्ष्म जीव या पैथोजन या रोग कारक हमारे शरीर में आया होगा वो उसकी डेथ हो जाती है। और जो नाक होती है ना, उसके माध्यम से सांस ली जाती है। ये क्रिया हम मुंह के माध्यम से भी तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जो नाक के द्वारा सांस ली जाती है उसके द्वारा जो भी आप ले रहे हैं सांस, उसका जो तापमान है वो बॉडी के अनुसार किया जाता है, मतलब वो गर्म है या ठंडी है। अगर मान लो गर्मियों में ले रहे हैं तो वो गर्म होगी, तो क्या होगा, जब तक वो फेफड़ों में जाएगी तब तक वो ठंडी हो जाएगी, है ना, सर्कुलेशन हो रहा है बराबर। तापमान अगर बढ़ाना है तो उसको बढ़ा लिया जाता है, और उसको कम करना है तो उसको कम करके, सीधा सा है कि उसको शरीर के तापमान के अनुसार करके ही फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर? यस मैम। हाँ, तो नसकास के बाद आती है ग्रसनी, है ना। ग्रसनी में आपको ये समझना है कि दो नाल होती है, एक है आहार नाल, दूसरी है श्वास नाल, है ना। श्वास नाल के में ही पाया जाता है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस संरचनाएं, जिनके माध्यम से क्या होता है, सांस लेते समय, सॉरी खाना खाते समय क्या करते हैं कि जो श्वास नाल होती है उसको ढक लिया जाता है, जिससे कि खाना उसके अंदर ना आए, और अगर ऐसा होगा तो खांसी आएगी, इरिटेशन होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस या ग्लोटिस होते हैं वो श्वास नली को ढक लेते हैं और भोजन आहार नाल में जाता है। कभी कभी थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है कि जैसे मान लो हम खाना निगल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो कभी कभी कोई सूक्ष्म कण गलती से वहां चला भी जाता है, तो क्या होता है, खांसी आती है अचानक से, है ना। दूसरा ये है कि जो ग्रसनी होती है उसके आगे अगर आप थोड़ा सा आगे और जाओगे तो एक संरचना पाई जाती है ट्रैकिया, है ना, और वहाँ वहीं उसके आसपास पाए जाते हैं स्वर यंत्र, जिसको कहते हैं लैरिंग्स। मनुष्य में दो जोड़ी स्वर यंत्र होते हैं, एक होता है ट्रू सत्य स्वर रज्जु, और दूसरा होता है असत्य स्वर रज्जु। तो जो फॉल्स वाला होता है वो कोई काम नहीं करता, लेकिन जो ट्रू वाला होता है वो काम करता है। तो आपने ये देखा होगा कि जो हमारा साउंड बनता है वो तब बनता है जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, और इसकी साउंड की जो आप कह सकते हैं पिच होती है या ये कुछ है, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि हमने सांस को कितनी तेज बाहर निकाला है। अगर आप ज्यादा से बाहर निकालेंगे तो उसका ज्यादा आएगी आवाज, और आप उसको कम निकालेंगे तो उसकी आवाज कम आती है सांस की। और जो वोकल कॉर्ड होते हैं, इसी को वोकल कॉर्ड भी कह रहे हैं। जैसे मान लो हाथी वाथी है, हाथी है तो इनमें ये नहीं पाए जाते हैं।
असत्य वाले पाए जाते हैं, इसलिए वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं। या मान लो किसी का खराब है तो वो बोल नहीं पाएगा, रोता रहेगा या ऐसे ही कुछ गिड़गिड़ाता रहेगा, प्रॉपरली नहीं बोल पाएगा। क्लियर हुआ? जी मैम क्लियर है। हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पाई जा रही है। दिख रहा है सबको? जी मैम। यस मैम। और देखिए आपको ये और देखना है, जो ट्रैकिया होती है ना, इसमें हाइलाइन कार्टिलेज के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज की कौन सी कार्टिलेज है वो? हाइलाइन उपास्थि, काफी मजबूत है। ट्रैकिया मतलब इसके बाद क्या होता है कि जो जो भी आपकी वाइंड पाइप जो आ रही है वो एक संरचना होती है हाइलम, सॉरी, वहां पे आने के बाद दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। एक जाती है राइट लंग्स में, दूसरी जाती है लेफ्ट लंग्स में, है ना। जो राइट होता है लंग्स उसमें 3 चैम्बर होते हैं और जो लेफ्ट वाला है उसमें 2। ये कभी कभी पूछा जाता है कि जो लेफ्ट वाला है उसमें 2 कक्ष होते हैं, जबकि जो राइट वाला है वो 3 भागों में बटा रहता है। एक और जो राइट वाला है उसकी चौड़ाई थोड़ी सी अधिक होती है और जो लंबाई होती है वो थोड़ी कम है। रीजन ये मानते हैं कि वहां उसके नीचे लिवर पाया जा रहा है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है। और जो लेफ्ट वाला है उसमें 2 चैम्बर पाए जा रहे हैं और लंबाई उसकी ज्यादा है, चौड़ाई राइट की तुलना में थोड़ी सी कम है। वैसे मोस्टली यही पूछा जाता है कि जो राइट चैम्बर होता है, मतलब दायां फेफड़ा है, उसमें कितने कक्ष होते हैं या कितने भागों में डिवाइड रहता है, तो 3। और जो बायां वाला है वो 2 भागों में। और इसमें आने के बाद जो ब्रोंक्यूल है या श्वसनिकाएं हैं वो लगभग 25 भागों में डिवाइड हो जाती हैं लगातार। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये श्वसन वृक्ष बन जाता है, जैसे पेड़ की शाखाएं बनती हैं, कुछ इसी प्रकार से फेफड़ों के अंदर भी शाखाओं के जैसी कोई संरचना बन रही है, उनको उसको कहते हैं श्वसन वृक्ष। और जो सबसे अंतिम सिरा जो होता है वो बनाता है वायु कूपिकाएं या एल्वियोलाई, है ना। और इनके ही माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्लियर हुआ कुछ? या मैम इसमें क्वेश्चन है, हाँ। मतलब जो जो अमाउंट हम मतलब सांस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, 500 ml। हाँ मतलब जो तो इक्वल अमाउंट में लेफ्ट राइट में जाता होगा कि कुछ डिफरेंट अमाउंट से? इक्वल में ही जाएगा। मतलब वही डाउट है कि मतलब क्या इक्वल जाता है कि कुछ डिफरेंट में जाता है, इक्वल ही कम ज्यादा जाएगा। किसी में जाता है? नहीं, यस यस ओके। 500 ml ली जाती है, उसको टाइडल एयर कहते हैं, ठीक है। और यस फेफड़े जो मैम। होते हैं वो, हाँ, फेफड़े जो होते हैं वो कभी भी खाली नहीं होते। और अगर यस कैपेसिटी मैम। देखी जाए तो लगभग 5500 या 6000 के आसपास इतना कैपेसिटी होता है उसका कि वो इतना ले सकता है। यस मैम यस। और जो फेफड़ों को के ऊपर जो परत पाई जाती है उसको कहते हैं प्लूरा, कभी कभी पूछा जाता है प्लूरा, पूरा यस मैम ठीक। ठीक है। हाँ, ओके। और जो हाँ, एक और क्वेश्चन है कि जो वायु का सॉरी गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है, तो वो कहलाती है वायु कूपिकाएं। यस यस ओके, तो फेफड़ों में पाई जाती है मैम? हाँ, फेफड़ों के जो ये श्वसन वृक्ष बनता है ना, निचले? उसका जो हाँ, यस उसका जो अंतिम सिरा निचले। होता है, हाँ, वही यस होता है वायु कूपिकाएं, सबसे एंड में। यस। हाँ, क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर। चलिए आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं।
ऐसे कुछ दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है। हाँ, यही होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एल्वियोलाई, है ना, यही होते हैं फेफड़ों के अंतिम सिरे, और इन्हीं में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। यस यस। चलिए दोबारा से हम देखते हैं अभी। अभी तक किसी का कोई डाउट जो समझ में ना आया हो? फिर आगे दो छोटे से टॉपिक और हैं, उन पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। अब तक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट है, ये छोटा सा टॉपिक है और इसमें से एक या दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पौधे के वायवीय भाग, वायवीय का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर पाए जा रहे हैं हवा में, उन भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन है। और इसके ना 3 प्रकार होते हैं, एक होता है रंध्रों के द्वारा, दूसरा होता है उपत्वचा के द्वारा और तीसरा है वात रंध्रों के द्वारा। तो रंध्र आपने पढ़े ही होंगे, रंध्र होते हैं स्टोमेटा, कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती की ऊपरी और निचली सतह पर। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पोर कुछ ऐसे होते हैं, है ना, जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरा है उपत्वचा, उपत्वचा का मतलब होता है क्यूटिकल, है ना, जिससे आपने देखा होगा कि जलीय जो पौधे होते हैं वो बड़ी उनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत चिकनी है, या आप इसको ऐसे समझिए कि पत्तियों के ऊपर बहुत चिकनी वाली परत पाई जा रही है, जिसको क्यूटिकल या कहा जा रहा है। तो इसके माध्यम से जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वो सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है 80% से भी ज्यादा, वो होता है रंध्रों के माध्यम से। दूसरे नंबर पे आता है उपत्वचा के माध्यम से, फिर होता है लेंटिकल। लेंटिकल का मतलब होता है वात रंध्र, ये पाए जाते हैं। जैसे आप इसको ऐसे देखो, तना जो होता है उसमें छोटे छोटे छेद पाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा, लकड़ी है, आप उसको काट के देखिए तो उसमें छोटे छोटे छेदों के जैसी कोई संरचनाएं पाई जा रही हैं, वही कहलाती हैं लेंटिकल। हालांकि इनका अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है। और दूसरा ये डिपेंड ये भी करता है कि वृक्ष कितना बड़ा है। अगर मान लो बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसका एरिया भी बढ़ रहा है, तो ये थोड़ी मात्रा भी बढ़ जाएगी। लेकिन छोटा है तो उसका मात्रा भी कम ही रहेगा। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो इसके माध्यम से जल का जो वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है वो कम ही होता है। क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, और आपके सिलेबस में 2-3 टाइप के स्टोमेटा के आधार पर ये मतलब स्टोमेटा पत्ती की कौन सी वाली सरफेस पर किस प्रकार से पाए जा रहे हैं। 2-3 प्रकार भी हैं। जैसे मान लो अगर आपसे ये कहा जाए कि जो एप्पल टाइप है, सेब का प्रकार है ना, सेब प्रकार के जो रंध्र होते हैं वो पाए जाते हैं पत्ती की लोअर सरफेस पर, केवल लोअर सरफेस पर, है ना। पोटैटो टाइप के जो होते हैं वो पाए जाते हैं लोअर सरफेस पर अधिक और अपर सरफेस पर कम। जैसे आलू है, टमाटर है, इनमें जई प्रकार के जो होते हैं वो दोनों सतहों पर समान पाए जाते हैं, मतलब रंध्रों की संख्या दोनों पर समान होती है। और एक होता है वाटर लिली टाइप। तो इसमें क्या होता है कि जो अपर वाली सरफेस है केवल उस पर ही अधिक पाए जा रहे हैं, नीचे वाली सरफेस पर नहीं हो रहे हैं। तो ये एक छोटे से टॉपिक है, एक बार बस देख लेना है इनको। नेक्स्ट है आपका संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि उद्दीपन के प्रति जो भी अनुक्रिया होती है वही कहलाती है संवेदनशीलता। पौधों में आपने देखी होगी कि जैसे मान लो छुई मुई का पौधा है, वो क्या होता है, अगर आप उसको छूते हैं तो उसकी सारी पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती है। इसका कारण होता है कि उनका जो टर्जर प्रेशर है वो कम हो रहा है, जिससे कि क्या हो गया, वो पत्तियां नीचे की ओर झुक गई हैं। दूसरा सूरजमुखी है, तो वो आपने देखा होगा कि जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर ही उसका हेड जाता है। तो रीजन उसका ये होता है कि उसमें हार्मोन्स क्या क्या पाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक हार्मोन्स होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और अगर अन्य में भी देखेंगे, जैसे मान लो तना है तो वो हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर ही जा रहा है, जड़ें हैं तो वो हमेशा नीचे की ओर ही जा रही हैं। बीज को आप किसी भी दिशा में बो दीजिए, उसका जो बीजांकुरण निकल के आएगा वो हमेशा जल की ओर ही जाएगा। तो ये सभी क्या होती है? संवेदनशीलताएं। इसी प्रकार से मनुष्य में भी है कि 5 संवेदी अंग पाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम वातावरण की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं या अनुक्रियाएं होती हैं उनको ग्रहण करते हैं। और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो क्या होती है? एनीवन, कोई भी बताए? मैम जिसपे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, और अचानक से होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं जो कि रक्षात्मक होती हैं, शरीर इन्हें स्वतः कर लेता है और हमको पता भी नहीं चलता। क्लियर हो रहा है? ओके। हाँ, और देखिए इसमें एक और है कि जो आंखें होती हैं उनमें देखने का जो काम करते हैं, इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होती है कोन, दूसरी होती है रॉड, है ना। जो कोन होती हैं वो कलरफुल दिखाती हैं, जो रॉड होती है वो दिखाती हैं व्हाइट, या आप कह सकते हैं कलरलेस। जैसे हम हैं तो हम में कोन की संख्या ज्यादा है ना, रॉड की कम है। या फिर मान लो उल्लू है तो उल्लू में कोन पाया ही नहीं जा रहा, केवल रॉड पाया जा रहा है, इसीलिए तो वो रात में देख रहा है ना। कबूतर, पक्षी वगैरह हैं तो इनमें एक की संख्या ज्यादा है, दूसरे की कम है। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो किसी की कोई क्वेरी? हाँ, किसी की कोई क्वेरीज अभी तक कुछ नया हो समझ में? चलिए, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, है ना। नेक्स्ट देखिए, Okay, ये ma'am. मैंने, हाँ एक और देख लीजिए, ये है इंसेक्टिवोरस पौधे, ठीक है। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है हाँ, कीट भक्षाहारी पौधे। ऐसे पौधे जानवर को हैं जो कीट, हाँ, हाँ अपनी नाइट्रोजन कीट की पक्षियों कमी को को खा। पूरा करने के लिए क्या होते हैं, मार लेते हैं, है ना। ये वही है डायोनिया। और ये माइमोसा पुडिका का मतलब होता है टच मी नॉट, वही है क्या कहते हैं, छुई हुई। तो इसमें एक Yes, sir. संरचना होती है, उसको कहते हैं पुल्विनस, है ना। वहां पर ही अगर आप छूते हैं तो क्या होगा, टर्जर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, सारी पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो प्रेशर ठीक हो जाएगा तो सारी पत्तियां दोबारा से ठीक हो जाएंगी। तो ये तो रहे आज का टॉपिक, है ना। कल मान लो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें 2 चीजें और बची हैं, एक बचा है उत्सर्जन और दूसरा बचा है वृद्धि एवं प्रजनन, है ना। तो 2 टॉपिक और बाकी हैं इस यूनिट में, तो उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, ओके ma'am. मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू कोई एवरीवन। स्टूडेंट, कोई भी Thank you, स्टूडेंट ma'am. क्लास Thank लीव you, नहीं ma'am. करेगा, अटेंडेंस हाँ, ली जाएगी। कोई भी लीव नहीं करेगा और सभी लोग अटेंडेंस के बाद ही लीव करेंगे। ओके मैम। कर देते हैं।